हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई कहानी जो आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है डेविल्स पैलेस में, जिसे मर्म डिमोनिक अलायंस भी कहते हैं। यहाँ बड़ी भीड़ जमा है और ये देखकर एक नया आया लड़का हैरान रह जाता है। एक दाढ़ी वाला आदमी समझाता है कि यहाँ कोई भी आ सकता है, चाहे वो किसी भी फैक्शन, बस उसमें टैलेंट होना चाहिए। तो उन्हें डिमोनिक मार्शल आर्ट्स सिखा दी जाती है। वो आदमी सोचता है कि कौन बेवकूफ ऐसा मौका छोड़ेगा। उसका साथी अफसोस करता है कि काश वो इतना बूढ़ा न होता तो खुद भी कोशिश करता। तभी दाढ़ी वाले की नजर भीड़ में किसी अजीब चीज पर पड़ती है। उसे लगता है कोई मर गया है, मगर उसका साथी हंसकर कहता है कि अभी डेविल्स पैलेस की कंपटीशन ऑफ द 10 शुरू भी नहीं हुई है। दाढ़ी वाला फिर पूछता है कि वो जवान लड़का कौन है जो बिल्कुल अंडरटेकर जैसा दिख रहा है। सबकी नजर उस नौजवान पर जाती है जो भीड़ चीर कर आगे बढ़ रहा है। इस लड़के का नाम है बो अंसोल। चलते चलते वो अपने दादाजी को याद करता है और सोचता है कि ये तो बस शुरुआत है। अंसोल को याद आता है कि उसके दादाजी ने ही उसे ये नाम दिया था जब वो बर्फीले मैदान में अकेला पड़ा मिला था। अंसोल अपने दादाजी को याद करता है जिन्होंने उसे मरे हुए लोगों को दफनाने का काम सिखाया था, क्योंकि वो खुद भी अंडरटेकर थे। एक बार अंसोल ने दादाजी को बताया था कि जिस लाश को उन्होंने देखा वो किसी ऐसे तलवारबाज की है जिसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत तेज है। उसने ये अंदाजा उस आदमी की बाई टांग की मांसपेशियों से लगाया था, खासकर पिंडली के अगले हिस्से से, जो इस तलवारबाजी की पहचान थी। दादाजी मुस्कुराए और बोले कि उनका पोता तो ऊपर वाले का दिया हुआ हुनरमंद अंडरटेकर है। अंसोल को याद है कि जिंदगी कितनी मुश्किल थी और लोग उसके पेशे की वजह से उससे नफरत करते थे, लेकिन वो खुश था क्योंकि दादाजी हमेशा उसके साथ थे, तब तक जब तक वो मनहूस रात नहीं आई। उस रात दादाजी ने बाहर किसी को देखा और कहा, अच्छे लोग कभी तुम्हें ढूंढते नहीं और जो ढूंढते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते। अंसोल सो रहा था, तभी दादाजी ने उसे उठाया और बोले, चलो एक खेल खेलते हैं, देखते हैं कौन मरने का नाटक सबसे अच्छा करता है। फिर बोले कि अगर इस बार वो अच्छा खेलेगा तो उसे वही कपड़े और तलवार दिलाएंगे जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश करता था। अंसोल का चेहरा खुशी से खिल उठा। दादाजी ने कहा कि बस सुबह तक टिका रहना, जिससे अंसोल हैरान रह गया। इसके बाद दादाजी तलवार लेकर घर से बाहर निकले। बाहर एक रहस्यमय आदमी इंतजार कर रहा था। उसने दादाजी से कहा कि तुम तो चूहे की तरह अच्छे से छिपे हुए थे। फिर उसने दादाजी की असली पहचान बता दी, बोनी द 7 ब्रांच्ड डीमोनिक ब्लेड। दादाजी ने माना कि उन्हें ये नाम सुने बहुत समय हो गया। रहस्यमय आदमी ने उन्हें ताना दिया कि वो डेविल्स पैलेस के डेप्यूटी मास्टर का पद छोड़कर अब लाशें गाड़ने जैसा घटिया काम कर रहे हैं। दादाजी ने कहा कि ये काम उन्होंने अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए चुना है। फिर उन्होंने अपनी जान पेश की और कहा कि उन्हें कहीं और मारो ताकि बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचे। उस आदमी ने मजाक उड़ाते हुए हंसी उड़ाई, लेकिन उसकी बात मान ली और बोला, चलो पर भागने की कोशिश मत करना। उधर अंसोल पास में छिपा हुआ था। उसने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि खतरा टल गया, मगर थोड़ी देर बाद वो कांपने लगा और सोचा कि अब और नहीं सह सकता। उसकी तमन्ना थी कि उसे वो तलवार और कपड़े मिले जो दादाजी ने वादा किए थे, मगर ठंड इतनी थी कि वो सह नहीं पाया। वो छिपने की जगह से निकल आया और सोचा कि दादाजी कहाँ है। आमतौर पर खेल खत्म होने पर वो उसे ढूंढने आ जाते थे। उसे लगा शायद कानून वाले उन्हें फिर बुला ले गए होंगे। गुस्से में उसने सोचा कि ये लोग अंडरटेकर्स को इंसान ही नहीं समझते। अंसोल आगे बढ़ता है और सामने का मंजर देखकर दहशत में आ जाता है। वो दौड़कर पहुंचता है तो देखता है कि उसके दादाजी जमीन पर गिरे पड़े हैं और उनकी आंखों से खून बह रहा है। अंसोल चीखता है, दादाजी, और उनके पास घुटनों के बल गिरकर पूछता है कि क्या हुआ, मगर दादाजी बस माफी मांग पाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि अब उनका वक्त आ गया है। वो चाहते हैं कि अंसोल मरे हुओं को दफनाने का काम आगे न बढ़ाएं, लेकिन बीच में ही खून खांसने लगते हैं। अंसोल गिड़गिड़ाता है, कुछ मत बोलो दादाजी, मगर वो जिद करते हैं कि ध्यान से सुनो, और आखिरी सांसों में कहते हैं कि कभी बदला लेने का मत सोचना। अंसोल रोते रोते इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो उन लोगों को माफ नहीं कर सकता जिन्होंने ये सब किया। वो कहता है कि अगर दादाजी चले गए तो वो भी मरकर उनके साथ जाएगा, क्योंकि दादाजी हमेशा कहते थे कि नरक और इस दुनिया में कोई फर्क नहीं, तो अगर नरक में भी रहना पड़े तो उनके साथ ही रहेगा। दादाजी आखिरी बार उससे कहते हैं कि बहुत दूर चले जाना
और बताते हैं कि उनके साथ बिताया समय ही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। फिर उनकी सांसें थम जाती हैं और वो जमीन पर ढह जाते हैं। अंसोल की आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सच है। थोड़ी देर बाद जब वो दादाजी की लाश दफनाने की तैयारी कर चुका होता है तो उनके चेहरे को छूता है और समझता है कि उन्होंने बदला न लेने की बात सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए कही थी। लेकिन इस बार वो उनकी बात मानने वाला नहीं है। वो दादाजी के जख्मों का ध्यान से मुआयना करता है। उसे दिखता है कि दोनों हाथ एक साथ ऊपर से नीचे की ओर काटे गए थे, लेकिन बीच में ही वार बदलकर आंखों पर किया गया। अंसोल समझ जाता है कि ये कोई अजीब सी तलवारबाजी है जो केवल डीमोनिक सेक्ट में सिखाई जाती है। ये थी टियानु योगा टेक्निक। फिर वो पीठ की जांच करता है और वहां छुपे हथियारों के 93 निशान पाता है। इससे उसे समझ आता है कि हमलावर अकेला ही था, लेकिन उसके पास ऐसा औजार था जिससे एक साथ सैकड़ों हथियार फेंके जा सकते हैं। आखिर में वो जीभ के नीचे और नाखूनों में अजीब सा रंग बदलना देखता है। अंसोल अंदाजा लगाता है कि ये रंग बदलना उस जहरीले जहर से होता है जो मांस और खून दोनों को सड़ा देता है। अब सारी बातें मिलाकर वो हमलावर का नक्शा तैयार करता है। वो डिमोनिक सेक्ट से है, टियानु योगा टेक्निक जानता है, उसके पास उच्च स्तर के हिडन वेपन्स है और वो ऐसा जहर इस्तेमाल करता है जो मांस को गलाता और खून को खराब करता है। अंसोल सोचता है कि ऐसे गिनती के ही लोग हो सकते हैं। वो दादाजी के शव को देखता है और मन ही मन कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो वो कातिल को ढूंढ निकालेगा। वर्तमान में अंसोल डेविल्स पैलेस के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंचता है और अपना नाम लिखता है बो अंसोल फ्रॉम द गन्यांग क्लैन। वहां के कर्मचारी उसका मजाक उड़ाते हैं। ये गन्यांग क्लैन कौन सा गांव का नाम है? शायद डर गया होगा जब कंसेंट फॉर्म पर शरीर की आजादी छोड़ने की शर्त देखी। एक कर्मचारी बदतमीजी से कहता है कि या तो उंगली का निशान लगा वरना निकल जा। अंसोल अपने दांतों से अंगूठा काटता है और खून बहाता है। ये देखकर कर्मचारी दंग रह जाते हैं। अंसोल सोचता है कि जिस पल उसके दादाजी मरे उसी पल उसकी जिंदगी भी टूट गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय बदले की राह के। वो अपना खून से लथपथ अंगूठा कागज पर दबाता है। उसके मन में आता है ये कंपटीशन उसके बदले की राह का पहला कदम है। इसके बाद कहानी संक्षेप में बताती है कि कैसे ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के बीच मर्म वर्ल्ड पर कब्जे के लिए सदियों से संघर्ष चलता रहा है। न्याय की बात करने वाले ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स की अगुवाई मर्मर अलायंस करती है, वही अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स डेविल्स पैलेस के इर्द गिर्द घूमती है जो सिर्फ ताकत की ही पूजा करती है। लंबे समय तक ये दोनों ताकतें संतुलन बनाए रखती रही, लेकिन ऑर्थोडॉक्स लोग बढ़त दिन चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने 18 मार्शल मास्टर्स बनाए जिन्हें ग्रेटेस्ट गुड मास्टर्स कहा गया। डेविल्स पैलेस ने भी इस नए खतरे का जवाब देने का तरीका सोचा। उनका प्लान था 10 डीमन लॉर्ड्स बनाना। इसके लिए उन्होंने एक ऑफर दिया, किसी भी पिछली एफिलिएशंस की परवाह किए बिना 10 प्रतिभाशाली लोगों का चुनाव कर उनकी 10 डीमोनिक सेक्ट्स की मार्शल आर्ट्स सिखाई जाए। इस ऑफर ने कई युवा लोगों को खींचा और वो डेविल्स पैलेस की ओर दौड़े चले आए। अंसोल भी भीड़ में खड़ा है और वो महसूस करता है कि यहाँ मौजूद कुछ लोगों से एक बहुत ताकतवर ऑरा आ रही है। उसे लगता है कि शायद इनमें से कोई उसका दादाजी का कातिल से जुड़ा हुआ हो। चूंकि कातिल एक ऐसे मार्शल आर्ट्स मास्टर है जिनकी काबिलियत अंसोल अभी जज नहीं कर सकता, वो समझता है कि ऐसे व्यक्तियों से बदला लेने के लिए उसे खुद भी मास्टर बनना पड़ेगा। और फिलहाल उसके पास कोई अफिलिएशन नहीं और ना ही कोई मार्शल आर्ट्स, इसलिए जल्दी ताकत पाने का उसका एक ही रास्ता है, 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनना। तभी सभी एप्लीकेंट्स चौंक कर किसी तरफ देखते हैं। एक शानदार आदमी घने सफेद बालों और लाल आंखों के साथ आता है और जोर से घोषणा करता है कि उसका नाम हेड इंस्ट्रक्टर हु राइनोंग है। उपस्थित लोग उसे पहचान लेते हैं। उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ उपनाम है द ब्लडी गोल्ड डैगर। हेड इंस्ट्रक्टर हु राइनोंग आगे बताता है कि ये जगह सभी डीमोनिक सेक्ट्स में से सबसे प्रतिभाशाली लोगों को खोजने के लिए है और जो लोग उनके तैयार किए गए हर टेस्ट पास करेंगे वही 10 डीमन लॉर्ड्स के कैंडिडेट बनेंगे। फिर वो पहला टेस्ट अनाउंस करता है जिसमें डेविल्स पैलेस के फाइटर्स प्रतिभागियों की फिजिकल फिटनेस जांचेंगे। टेस्ट शुरू होता है और एग्जामिनर्स हाथों से एप्लीकेंट्स की हड्डियां और मांसपेशियां जांचते हैं, जो कुछ लोगों को हैरान करता है क्योंकि वे किस्म की कंपटीशन या फाइट की उम्मीद कर रहे थे। अंसोल नोट करता है कि जो लोग इस एग्जामिनेशन को पास करते हैं उन्हें अगले स्थान की ओर भेज दिया जा रहा है। जब अंसोल की बारी आती है, एक एग्जामिनर उसके पास आता है और उसकी बाह छूकर सन्नाटा
और मायूसी का इजहार करता है। वो सोचता है कि ये युवक तो अब खत्म हो गया। हालांकि वो हैरान है कि अनसोल जैसा बदन लेकर कोई यहाँ भाग ले रहा है। उसे उससे एक सच्ची अनूठी किलिंग इंटेंट की झलक मिलती है, पर फिर भी वो तय करता है कि उसे पास नहीं होने देगा। अनसोल निश्चय कर चुका था कि अब तक उसने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ लाशों की संभाल करना था। इसलिए फिजिकल फिटनेस आधारित मार्शल आर्ट्स टेस्ट पास करना उसके बस की बात नहीं थी। पर वो मानता है कि यही अंत नहीं है। पहले टेस्ट के बाद एक फेल हुए में से कोई चिल्ला पड़ता है, विरोध करता है कि ये टेस्ट बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अगर फिजिकल फिटनेस ही सब कुछ है तो फिर कंपटीशन कराने का क्या मतलब? हेड इंस्ट्रक्टर जवाब देता है कि मसल्स और हड्डियां मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए सबसे जरूरी है, और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग इलाकों से प्रतिभा चुनने के लिए ये कंपटीशन रखा। फिर वो उस आदमी को डांटता है कि उसने सबसे आसान मानकों को भी पास नहीं किया और फिर भी शिकायत करने की हिम्मत रखता है। इंस्ट्रक्टर सबको भरोसा दिलाता है कि घबराने की जरूरत नहीं, और बताता है कि दूसरे टेस्ट में वो खुद उन लोगों को चुनेंगे जो भले ही फिजिकल फिटनेस में कमजोर हो पर मार्शल आर्ट्स तेजी से सीख सकते हैं। और अचानक दूसरे टेस्ट का ऐलान करते हुए हेड इंस्ट्रक्टर आदेश देता है कि जो भी पहले टेस्ट में फेल हुए हैं वे आपस में लड़े, जब तक कि सिर्फ एक ही शख्स जिंदा ना रहे। सब चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसा टेस्ट है। वे सब एक ही तरफ है और उन्हें एक दूसरे को मारने का हुक्म मिल रहा है। लेकिन भीड़ में से एक प्रतियोगी मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किसी को मारना ही पड़े तो ये स्थिति उसके लिए फायदेमंद है। वो अपनी नजर अनसोल और एक लाल बालों वाले नौजवान पर डालता है और अपनी बड़ी तलवार उठाकर चीखता है, मर जा, और हमला करता है। एक झटके में खून चारों तरफ छिटक जाता है। हमलावर का नाम है वाइवान चंग, जिसने सीधे दिल पर वार करके उस लाल बालों वाले युवक को मार गिराया। बाकी कॉन्टेस्टेंट्स ये देखकर सदमे और दहशत में भर जाते हैं। अनसोल ध्यान से सब देखता है और सोचता है कि हमला करते हुए वाइवान ने पसलियों को बमुश्किल छोड़ा और सीधा दिल को निशाना बनाया। वो निष्कर्ष निकालता है कि भले ही उसका शरीर कमजोर हो, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस और फुर्ती तेज है। वाइवान सीना चौड़ा करके खड़ा होता है और शेखी बघारता है, कौन है जो मेरी तरह मरना चाहता है? आगे आओ। दूरी पर खड़े एक अधिकारी कहता है कि डब्ल्यू चंग भले ही तेजी से काम करता है, लेकिन दिमागी समझ की कमी है। हेड इंस्ट्रक्टर भी हामी भरता है और कहता है कि ये जगह बेकार मूर्खों से भरी हुई है। एक एग्जामिनर सोचता है कि ऐसी लड़ाइयों में ताकत दिखाना खुद को निशाना बनाने जैसा है, लेकिन शायद ये बाकियों को आगे बढ़ने के लिए उकसाएगा। वास्तव में डर और अफरातफरी पूरे मैदान में छा जाती है। कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे पर बेवजह हमला करने लगते हैं, चीखते चिल्लाते। हेड इंस्ट्रक्टर नोट करता है कि ये सब नौजवान मौत के आदी नहीं है। ज्यों ज्यों लड़ाई बढ़ती है वे एक दूसरे को निर्दयता से मारते जाते हैं। वो कहता है कि जब मौत सामने दिखती है तो इनके होश खो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वो और उसका सहायक देखते हैं कि सब ऐसे नहीं है। सब मूर्ख नहीं निकले, क्योंकि अनसोल और एक और फाइटर इस कत्लेआम के बीच भी पूरी तरह संयम और ठंडे दिमाग से खड़े हैं। अनसोल सोचता है कि ये सब लोग मूर्ख हैं जिन्होंने मौत के डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। वो दिमाग लगाकर समझता है कि हेड इंस्ट्रक्टर का आदेश था, जिंदा रहो जब तक कि एक ही इंसान बचे। इसका मतलब है कि मकसद मारना नहीं बल्कि बचना है। अनसोल यकीन करता है कि अगर वो समझदारी और ठंडे दिमाग से काम लेगा तो जिंदा रह सकता है, और मन ही मन कसम खाता है, चाहे कुछ भी हो मैं जिंदा रहूंगा। अचानक एक लड़ाका उसकी तरफ बढ़ता है। सोचता है कि अनसोल तो दयनीय लग रहा है और शायद अब तक छिपा हुआ था। अनसोल आसपास की लाशों पर बनी पतली तलवारों के निशान देखता है और समझ जाता है कि ये किसी स्लेंडर स्वॉर्ड का काम है। वो लड़ाका तय करता है कि अब वो खुद उसे मार डालेगा। वो अजीब से हथियार से हमला करता है, लेकिन अनसोल बड़ी सफाई से बच जाता है और उसके पीठ पर बंधे बॉक्स पर चोट लगती है। हमलावर उसका मजाक उड़ाता है, तेरी पीठ पर रखा ये बॉक्स किस काम का है? तू क्या कोई ट्रैवलिंग सेल्समैन है? अनसोल उसकी बात नजरअंदाज करता है, जमीन से कपड़े का टुकड़ा उठाता है और एक पल के लिए अपने दादाजी और उनकी दी हुई क्रिसमस कार्ड को याद करता है। उसकी लाल आंखों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प चमकने लगता है। हमलावर देखता है कि अनसोल अजीब से औजार पकड़ रहा है और ताना मारता है, इस तरह की बेकार सी तलवार से क्या कर लेगा तू? मगर उसके वार पूरा करने से पहले ही वो दूसरा शांत फाइटर अचानक कूद पड़ता है और उसे एक ही वार में मार गिराता है। वो फाइटर अनसोल से कहता है, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं,
तेरे जैसे दयनीय इंसान साथ हो तो दुश्मनों का ध्यान बंटता है और हमें आसानी होती है। फिर जोड़ता है, हालांकि तेरी नजर तेज है, पर साफ है कि तूने मार्शल आर्ट्स सीखी ही नहीं। तुझ जैसे को तो मैं कभी भी खत्म कर सकता हूँ। दूरी से हेड इंस्ट्रक्टर ये सब देख रहा होता है। उसकी नजर उस युवा की तलवार पर टिकती है और वो उसे पहचान लेता है। ये है स्वॉर्ड ऑफ अनाइलेशन, वो लेजेंडरी तलवार जो ब्लैक सोल नाम के सबसे ताकतवर वॉन्डरिंग स्वॉर्ड्समैन की थी। हेड इंस्ट्रक्टर का असिस्टेंट बताता है कि उस युवक का नाम न्योंग वोंग गैंग है। कहा जाता है कि उसे किसी सुनसान वैली में ब्लैक सोल की सीक्रेट मैनुअल और उसकी तलवार दोनों मिल गई थी। वो जोड़ता है कि चूंकि उसने सब कुछ सिर्फ मैनुअल से सीखा है, उसकी टेक्निक्स में पॉलिश नहीं है और उसके मूव्स में कई खुली कमजोरियां हैं। इंस्ट्रक्टर्स के बीच बातचीत चलती रहती है। असिस्टेंट कहता है कि इस वक्त न्योंग वोंग गैंग ही ब्लैक सोल का अकेला डिसाइपल है और भले ही उसकी फिजिकल ताकत कम है, फिर भी वो 10 डीमन लॉर्ड्स का मजबूत कैंडिडेट है। शायद इस टेस्ट का विनर भी बन सकता है। हेड इंस्ट्रक्टर सहमति जताता है और कहता है कि भले ही वोंग गैंग अभी नौसिखिया है और अनाइलेशन स्वॉर्ड को उठाने के लायक भी नहीं, फिर भी जब तक कोई बिल्कुल अप्रत्याशित बात न हो, यहाँ मौजूद लोगों में उससे मजबूत कोई नहीं है। लंबे और खूनी संघर्ष के बाद अखाड़े में लाशों के बीच सिर्फ 2 लोग बचे हैं, न्योंग वोंग गैंग और अनसोल। वोंग गैंग ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़ा होकर हैरानी जताता है कि अनसोल आखिरकार जिंदा कैसे बचा रह गया। वो अनसोल की तरफ मुड़ता है और उसे चैलेंज करता है, अगर तुझे मुझे हराना है तो तू भी 10 डीमन लॉर्ड्स का कैंडिडेट बन सकता है। हमला कर। अनसोल शांत नजरों से उसे देखता है। वो सोचता है कि हालांकि वोंग गैंग यहाँ का सबसे ताकतवर है, मगर उसने उसकी कमजोरी पहचान ली है। उसे पूरा विश्वास है कि वो जीत सकता है। वोंग गैंग हवा में छलांग लगाता है और व्यंग्य में कहता है, चल तेरा हुनर थोड़ा परख लूं। फिर वो उस पर जबरदस्त हमला करता है। अनसोल लगातार उसके वारों से बचता जाता है। उसके शरीर पर बस सतही घाव आते हैं। वोंग गैंग हंसकर ताना मारता है, तेरी सबसे बड़ी कला यही है कि किसी तरह बचता फिरता है। हैरानी है कि अब तक टिक गया। हेड इंस्ट्रक्टर और उसका असिस्टेंट लड़ाई को गौर से देखते हैं। उन्हें दिखता है कि भले ही अनसोल मार खाता दिख रहा है, लेकिन असल में हर वार के ठीक आखिरी पल पर वो अपना शरीर हिला लेता है ताकि जानलेवा चोट से बच सके। हेड इंस्ट्रक्टर दंग रह जाता है। अनसोल ने लाशों को देखकर वोंग गैंग के हमलों का पैटर्न याद कर लिया था। वो उसकी अविश्वसनीय ऑब्जर्वेशन की तारीफ करता है। अनसोल खून से लथपथ होते हुए भी शांत स्वर में वोंग गैंग से कहता है, तेरी तलवार की टेक्निक्स बेकार है। इतने वार करने के बाद भी तूने बस मेरी चमड़ी काटी है। उसकी ये बात सुनकर वोंग गैंग हक्का बक्का रह जाता है। इंस्ट्रक्टर्स भी चकित है कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई। अनसोल जानता है कि बचना और जवाबी हमला करना 2 अलग बातें हैं और उसके पतले से शरीर से ताकतवर काउंटर अटैक करना मुश्किल है। लेकिन वोंग गैंग उसकी बातों से भड़क जाता है। वो गुर्राकर कहता है, मैंने सोचा था तुझे थोड़ी देर और जिंदा रहने दूंगा, मगर तेरे घमंड ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुझे जल्दी मौत दे दूं। वो चिल्लाता है, मरने की ख्वाहिश है ना, तो पूरी कर देता हूं, और फाइनल ब्लो की तैयारी करता है। अनसोल हमले को आते हुए देख लेता है और समझता है कि उसका मौका बस एक ही बार आएगा। उसे याद आता है कि जब उसने लाशों का अध्ययन किया था तो पाया था कि वोंग गैंग का फाइनल ब्लो हमेशा दिल और सिर जैसे वाइटल पॉइंट्स पर ही जाता है। यानी जब वो मारने का इरादा करता है तो तलवार हमेशा ऊपरी हिस्से की ओर जाती है। जैसे ही वोंग गैंग उसके सिर की ओर वार करने के लिए झपटा, अनसोल फुर्ती से झुक जाता है, वार को चकमा देता है और उसी पल अपनी काउंटर अटैक उसकी गर्दन की ओर करता है, उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो उसने पहले ही खोज ली थी। लड़ाई के बीच अनसोल को वाइटल पॉइंट याद आता है, वो कमजोर जगह जिसे मार्शल आर्ट्स मास्टर्स भी मजबूती से नहीं बचा पाते। उसे याद आता है कि अगर कोई बच्चा भी पूरी ताकत से उस जगह वार करे तो बड़ा आदमी भी तुरंत बेहोश हो सकता है। इसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अनसोल अपनी छोटी तलवार वोंग गैंग की गर्दन की ओर मारता है। वोंग गैंग खड़ा रहता है, खून टपक रहा है, फिर अचानक जमीन पर गिर जाता है। इस तरह ड्यूअल का विजेता अनसोल बनता है। थकाहारा और खून से लथपथ अनसोल बुदबुदाता है, खत्म हुआ। इंस्ट्रक्टर्स ये दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ था। हेड इंस्ट्रक्टर गुस्से में कहता है कि उसे ब्लैक सोल की स्वॉर्ड आर्ट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। फिर ऊंची आवाज में घोषणा करता है, वो अनसोल ने दूसरा टेस्ट पास कर लिया है। ये सुनते ही अनसोल बेहोश होकर
अपने एक पुराने मेमोरी में डूब जाता है। उसे सपना आता है जिसमें उसके दादाजी उसे पुकार रहे हैं। वो खुशी से उनकी ओर भागता है और कहता है, मैं यही हूं। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचता है तो दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। सपना अचानक डरावने दुःस्वप्न में बदल जाता है। वो दादाजी का विकृत चेहरा देखता है और समझ जाता है कि उनकी आत्मा उसकी आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही। वो डर के मारे जाग जाता है। अंसोल होश में आता है और देखता है कि वह एक अजीब जगह पर है। उसके चारों ओर अलग अलग उम्र के युवा फाइटर्स बैठे हैं। उसे एहसास होता है कि बहुत खून बच जाने की वजह से वो बेहोश हो गया था। अब उसके गंभीर घाव भर चुके हैं और दर्द भी नहीं है। वो समझ जाता है कि डेविल्स पैलेस की हैसियत के मुताबिक किसी मशहूर डॉक्टर ने उसका इलाज किया होगा। वो चारों तरफ देखता है और नोट करता है कि बचे हुए पार्टिसिपेंट्स सब मजबूत शरीर वाले हैं और कुछ चेहरे वो पहचानता भी है। वो अंदाजा लगाता है कि यही लोग पहले टेस्ट से पास हुए थे। उनकी तिरस्कार भरी नजरें देखकर वो सोचता है कि ये तो होना ही था। तभी जहाज का दरवाजा खुलता है और सबको उतरने के लिए कहा जाता है। एक अधिकारी घोषणा करता है कि वे अगले टेस्ट के क्षेत्र में पहुंच गए हैं, हेल आइलैंड। कैंडिडेट्स उस अधिकारी का पीछा करते हैं और एक डरावनी सी दिखने वाली आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां वह कुछ गुफाओं की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अब से ये उनकी सोने की जगह होंगी। उन्हें आदेश देता है कि अपने पुराने कपड़े और हथियार छोड़ दें और जो नए कपड़े और तलवारें तैयार की गई है वही पहने। साथ ही ये भी कहता है कि वे अपनी पसंद की कोई भी गुफा चुन सकते हैं। एक सर्वाइवर गुफा चुनकर कहता है कि ये तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आरामदायक और सही निकली। इस बीच दो कैंडिडेट्स एक गुफा के अधिकार को लेकर झगड़ने लगते हैं, मगर कुछ लोग बीच बचाव कर देते हैं। अंसोल ये सब देखता है और सोचता है कि इन्हें पता ही नहीं कि दूसरे टेस्ट में क्या हुआ था। ये सब कितने निश्चिंत और लापरवाह है। वो नोट करता है कि उनमें से कई महंगे कपड़े पहने हुए हैं। वो सोचता है कि क्या ये सब बड़े और नामी क्लैन से आते हैं। अंसोल अपने मन में सोचता है कि दूसरा टेस्ट दरअसल उन लोगों को छांटने का तरीका था जिन्हें आसानी से मारा जा सकता था। तभी केव्स बांटने वाला अधिकारी उसके पास आता है और उसकी सुस्ती पर ताना मारता है, जल्दी कर, गुफा चुन। वो मन ही मन सोचता है कि अंसोल की पैनी नजर ने उसे पहले ही प्रभावित किया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लड़का बच निकलेगा। अब वो उत्सुक है कि ये अगला फैसला क्या करता है। अंसोल बिना झिझक एक अंधेरी और आकर्षण रहित गुफा की ओर इशारा करता है और कहता है, यही मेरी है। अधिकारी उसका मजाक उड़ाता है, तेरे फटेहाल कपड़ों जैसी जगह चुनी है तूने, सच में घिन आती है। लेकिन वो अधिकारी अंसोल की पसंद देखकर प्रभावित हो जाता है। वो सोचता है कि ये लड़का सच में एक असली जीनियस है, क्योंकि उसे पता है कि हालांकि गुफा का दरवाजा छोटा और गंदा दिखता है, लेकिन अंदर का हिस्सा काफी विशाल है जहां आराम से ट्रेनिंग की जा सकती है। और ऊपर से इसकी छोटी सी एंट्रेंस किसी भी घुसपैठिए से बचाव करना आसान बना देती है। अधिकारी देखता है कि ज्यादातर लोग इस गुफा से इसलिए बचते हैं क्योंकि इसका प्रवेश द्वार आकर्षक नहीं है, लेकिन अंसोल ने हालात को सही तरीके से आका और यही चुना। वो उससे कहता है कि अब अगले चरण की तैयारी करें। सबके नए कपड़े और हथियार पहन लेने के बाद अधिकारी अगला कार्य समझाना शुरू करता है। वो बताता है कि हेल आइलैंड पर मार्शल आर्ट सिखाने के लिए 10 अलग अलग भवन हैं। हर भवन में वे किसी एक दानवी संप्रदाय की मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। वो ये भी जोड़ता है कि वे चाहें तो सभी मार्शल आर्ट्स सीख सकते हैं या सिर्फ एक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन्हें अपनी दिनचर्या पूरी तरह से खुद तय करने की आजादी है, सोना, खेलना, ट्रेनिंग करना या स्वतंत्र रूप से अभ्यास करना। ये सुनकर अंसोल चौंक जाता है। उसे याद आता है कि दूसरे टेस्ट की बेरमी कितनी भयानक थी और वो यकीन नहीं कर पाता कि अब उन्हें इतनी शांति से ट्रेनिंग की आजादी दी जा रही है। कुछ ही देर में सर्वाइवर्स आपस में बहस करने लगते हैं कि सबसे पहले कौन सी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। ज्यादातर लोग फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ झुकते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि वही सबसे ताकतवर है, और फिर सब वही की ओर दौड़ पड़ते हैं। अंसोल उन्हें देखता है और सोचता है कि उसने भी यही सुना है कि ये दानवी संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली है और उनकी कला सीखना बेहद उपयोगी होगा। लेकिन फिर वो ठहरकर निर्णय करता है कि ये उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसने कभी मार्शल आर्ट्स की कोई बुनियाद ही नहीं सीखी और ऐसे में सबसे शक्तिशाली कला से शुरुआत करना मूर्खता होगी। वो सोचता है कि इस वक्त उसे असल में किस चीज की जरूरत है और फिर अलग रास्ता चुन लेता है। अंसोल एक जर्जर सी पुरानी इमारत की ओर बढ़ता है
और पहचान जाता है कि ये वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन है। उसे याद आता है कि इस पवेलियन की प्रतिष्ठा इतनी गिर चुकी है कि अब ये मुश्किल से 10 दानवी संप्रदायों में गिना भी जाता है। इसका अस्तित्व सिर्फ इसलिए बचा है क्योंकि अतीत में ये कई महान मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को पैदा कर चुका है। उसे ये भी याद आता है कि उसके दादाजी ने उसे इनके बारे में बताया था। अंसोल ठान लेता है कि वो यही प्रशिक्षण लेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है उसे जमीन हिलती हुई लगती है। अचानक जमीन से एक आदमी का सिर बाहर आता है। वह आदमी खुद को सावू, वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन के सीक्रेट विंग का मास्टर बताता है और पूछता है कि क्या अंसोल यहाँ इस उम्मीद से आया है कि वो 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक बनेगा। अंसोल सम्मान पूर्वक खड़ा होकर जवाब देता है कि हाँ, वो वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन की मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता है। सावू उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर हंसते हुए आदेश देता है कि तुरंत यहाँ से चला जाए, वरना मौत को दावत देगा। वो ऐलान करता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है मार्शल आर्ट्स सिखाने की, खासकर किसी ऐसे कमजोर दिखने वाले को। अंसोल आत्मविश्वास से जवाब देता है कि उसने सुना है अगर कोई वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन की मार्शल आर्ट्स सीख ले तो वो किसी भी स्थिति में जिंदा रह सकता है। सावू उसकी बात पर हंसता है और हैरानी जताता है कि उसे ऐसी मार्शल आर्ट्स के बारे में भी पता है जो लगभग विलुप्त हो चुकी है। फिर चेतावनी देता है कि उनकी कला इतनी कठिन है कि सबसे बड़े जीनियस भी मुश्किल से सीख पाते हैं, क्योंकि शुरुआत ही शरीर को बदलने से होती है और उसकी जैसी हालत में तो वो एक दिन भी जिंदा नहीं बचेगा। सावू फिर कहता है कि अब वो समझ गया होगा, इसलिए चला जाए। लेकिन अंसोल जाने के बजाय जमीन पर पूरा झुक जाता है और अपना माथा मिट्टी पर रख देता है। सावू हैरान होकर पूछता है, ये क्या कर रहा है? अंसोल बिना हिचक जवाब देता है, चूंकि आपने मुझे सिखाने के लिए हामी भर दी है, मैं अपने नए गुरु को सम्मान अर्पित कर रहा हूँ। सावू गुस्से और झुंझलाहट में कहता है, जिद्दी मूर्ख, लेकिन अंत में हार मानकर मान जाता है और उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। सावू जमीन से पूरी तरह बाहर निकल आता है और अंसोल से कहता है कि गलतफहमी मत पालना, वो उसे सिर्फ इसलिए सिखा रहा है क्योंकि ये डेविल्स पैलेस का हुक्म है। फिर वो अपना परिचय दोहराता है, मैं वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन का मास्टर सावू हूँ, अब से मुझे मास्टर सा कहकर पुकारना। अंसोल अपना नाम बताने की कोशिश करता है, लेकिन सावू बीच में ही टोक देता है और कहता है, तू बस ट्रेनी नंबर 1 है। इसके बाद सावू बिना वक्त गवाए ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अचानक अंसोल को चारों तरफ घुप अंधेरा नजर आने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहा। सावू बताता है कि उसने वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन की सीक्रेट तकनीक से उसकी नजर अस्थायी तौर पर सील कर दी है। ये वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखने की शुरुआती शर्त है, एक बेसिक टेक्निक जो इंसान की इंद्रियों को जानवर जैसी धारदार बना देती है और उसके रिफ्लेक्स किसी बीस्ट जैसे हो जाते हैं। वो आगे समझाता है कि उनकी मार्शल आर्ट्स बाकियों से अलग है क्योंकि वे हर इंसान पर अलग असर डालती है। इसी वजह से इस बेसिक टेक्निक को मास्टर करना बेहद मुश्किल है और यही कारण है कि आजकल पवेलियन बर्बादी की हालत में है। लेकिन अगर कोई इसे साध ले तो उसे भटकते हुए जानवर जैसी संवेदनाएं मिल जाती है। सावू फिर व्यंग्य में मुस्कुराते हुए जोड़ता है, ज्यादातर लोग तो इस मुकाम तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। वो अंसोल को कहता है कि 1 घंटे में अंधेरे का आदी हो जाना चाहिए और ये कहकर चला जाता है। अंसोल अंधेरे में अकेला रह जाता है। उसे उम्मीद थी कि बाकी इंद्रियां तुरंत तेज हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसे लगता है कि 1 घंटा बहुत लंबा है और उसे जितनी जल्दी हो सके ढलना होगा। वो सोचता है कि अनगिनत फाइटर्स 10 डीमन लॉर्ड्स में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इस हालत में उस पर हमला हुआ तो वो बिल्कुल बेबस होगा। इसी पल ऊपर से एक अटैकर चुपचाप उसकी ओर झपटता है, लेकिन अंसोल सहज रूप से बच निकलता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी उसे समझ आता है कि जब नजर चली जाए तो बैलेंस ही सबसे अहम हथियार है। रात ढलती है और सावू लौटता है। वो मन ही मन ताना कसता है कि ये लड़का अब तक अंधेरे में भटक रहा होगा, लेकिन जब वो अंसोल को देखता है तो चौंक जाता है। बाकी ट्रेनीज जहां धैर्य से दूसरी इंद्रियों के जागने का इंतजार करते हैं, अंसोल इसके उलट अंधेरे में उग्र मूवमेंट करता हुआ किसी काल्पनिक दुश्मन से लड़ने का अभ्यास कर रहा था। वो पूरी लय और सहजता से अंधेरे में हरकत कर रहा था। सावू को यकीन हो जाता है कि यही उसकी तेज एडॉप्टेशन की वजह है। वो देखता है कि अंसोल अंधेरे का आदी हो गया है। तभी वो उसे ललकारता है कि उसकी तलवार से बचकर दिखाए। 3 दिन की लगातार और बारिश में भीगी ट्रेनिंग के बाद
अंसोल अब भी सा के साथ अभ्यास करता है। अचानक सावु तेजी से मूव करता है और तलवार की मूठ से अंसोल के पेट पर वार कर देता है। इस बार अंसोल बच नहीं पाता और वार सीधा पड़ता है। सावु सोचता है, 3 दिन हो गए, अब तो इसे मेरी ट्रेनिंग पर सवाल उठाने शुरू कर देने चाहिए। लेकिन अंसोल बिना कुछ कहे अभ्यास जारी रखता है। आखिरकार सावु खुद वार रोक देता है और पूछता है, तुझे ये जानने की जिज्ञासा नहीं होती कि इन हमलों से कैसे बचना है, या इस ट्रेनिंग के पीछे की असली थ्योरी क्या है? अंसोल शांति से जवाब देता है, आपने ही कहा था कि वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन की कला का सार यही है कि इंसान को खुद अपने दम पर जागृति, एनलाइटमेंट तक पहुंचना होता है। इसलिए मैंने मान लिया कि जो भी मैं कर रहा हूं उसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। सावु उसकी बात सुनकर दंग रह जाता है और मान लेता है कि वो सही है। फिर जोश से कहता है, अच्छा तो जारी रखो ट्रेनिंग। अभ्यास के दौरान अंसोल एक नई अवस्था में पहुंच जाता है। उसे महसूस होता है कि वो तलवार की आने वाली राह देख सकता है, लेकिन उसी पल उसे ये भी एहसास होता है कि अगला वार वो किसी भी हालत में नहीं टाल पाएगा। इसलिए अंसोल ठान लेता है कि इस बार वार से बचने के बजाय उसे रोकना है। वो सच में सावु के वार को ब्लॉक कर लेता है, जिससे सावु चौंक जाता है और सोचता है, आखिर उसने ये खामोश वार कैसे रोक लिया। सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही अंसोल थककर जमीन पर गिर पड़ता है और सोचता है कि वो ठीक से वार रोक भी नहीं पाया। सावु उसके पास आता है और उसे बांस की बोतल से पीने के लिए कुछ पेश करता है। अंसोल धन्यवाद कहकर पी लेता है, लेकिन हैरान रह जाता है क्योंकि ये पानी नहीं था। उसे लगता है जैसे उसके शरीर में खोया हुआ सारा खून लौट आया हो और एक जबरदस्त ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ने लगे। सावु बताता है कि ये सुपीरियर स्प्रिंग स्पिरिचुअल वाटर है, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी संजो कर रखा था। लेकिन अब उसे लगता है कि इसे अंसोल पर खर्च करना व्यर्थ नहीं है। सावु मन ही मन रोमांचित होकर सोचता है कि आखिरकार उसे वो जीनियस मिल गया है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद ट्रेनिंग जारी रहती है। सावु फिर से अंसोल को चुनौती देता है कि उसके वार को ब्लॉक करके दिखाए। वो लगातार तेज और भारी तलवार के वार करता है और अंसोल बड़ी मुश्किल से उनसे बचता और टालता है। अचानक सावु उसके पीछे आ खड़ा होता है और कहता है कि वो अंसोल की कमजोर डिफेंस से नाखुश है। फिर अचानक वो हमला रोक देता है। हाफता हुआ अंसोल समझ नहीं पाता कि उसने क्यों रोका। तभी सावु जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि आखिरकार उसे वही मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। इसी पल अंसोल की आंखों पर लगी सील टूट जाती है और उसकी दृष्टि लौट आती है। सावु उसे उसके पूरे नाम से पुकारते हुए कहता है कि 10 डीमन लॉर्ड्स बनने का ख्याल छोड़ दे और उसकी पवेलियन का आधिकारिक शिष्य बन जाए। वो वादा करता है कि अगर ऐसा हुआ तो 10 साल के भीतर उसे दानवी संप्रदाय का सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट्स मास्टर बना देगा। अंसोल सोचता है कि शायद सावु सच कह रहा है, लेकिन उसे अपने दादाजी के कातिल की याद आती है और वो समझ जाता है कि सिर्फ वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन की मार्शल आर्ट्स सीखना काफी नहीं होगा। वो दृढ़ निश्चय से ऐलान करता है कि वो डीमन लॉर्ड ही बनेगा। सावु उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर उसका लक्ष्य सभी 10 दानवी संप्रदायों की मार्शल आर्ट्स सीखना है तो ये भूल जाए, ये नामुमकिन है। इवन सबसे महान हेवनली डीमन एम्परर भी ऐसा नहीं कर पाया। वो समझाता है कि हर मार्शल आर्ट किसी खास शरीर की बनावट और ऊर्जा के प्रवाह के हिसाब से बनती है। चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली हो, वो 2 या 3 से ज्यादा मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकता। और सबसे ताकतवर बनने का तेज तरीका सिर्फ एक मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करना है। अंसोल अपने जिद्दीपन के लिए माफी मांगता है। सावु सोचता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो उसका मन बदल सके। आखिरकार सावु हार मान लेता है और कहता है कि वो उसे दूसरी मार्शल आर्ट भी सिखाएगा। अंसोल हैरानी से पूछता है कि अभी तो उसने वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन की बुनियादी बातें ही सीखी है। तभी सावु अचानक तेज और सटीक वार करता है, लेकिन इस बार अंसोल बिना मदद के उसे रोक लेता है। सावु बताता है कि उसके पवेलियन की मार्शल आर्ट्स सिर्फ सिद्धांत या स्टेप से नहीं सिखाई जाती। दरअसल अंसोल अब तक वाइल्ड बीस्ट पाथ की असली ट्रेनिंग कर रहा था। उसे एहसास होता है कि सावु के हर तलवार वार उसकी परीक्षा नहीं बल्कि वाइल्ड बीस्ट पाथ के असली रूप थे। अंसोल अपने गुरु को धन्यवाद देता है, लेकिन सावु उसका धन्यवाद ठुकरा देता है और कहता है कि वह तो सिर्फ डेविल्स पैलेस का आदेश मान रहा था। अंसोल फिर भी उसका आभार जताता है और उसे याद दिलाता है उस अमृत का जिसे उसने उसे पिलाया था। वो वादा करता है
कि उसकी ये कृपा कभी नहीं भूलेगा। सावु उसे टोक देता है और कहता है, भूल जाना ही बेहतर है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया जंगों में एहसान और दुश्मनी को भूल जाना ही सबसे सही राह है। कुछ देर की खामोशी के बाद अंसोल वहां से निकल जाता है। दूर से सावु उसकी पीठ को देखता रहता है और मन ही मन हैरानी से सोचता है कि ये प्रतिभा आखिर आई कहां से। उसे लगता है कि जल्द ही हेल आइलैंड पर एक खूनी तूफान उठेगा। उधर अंसोल अपने मन में सोच रहा था कि वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ से मिली संवेदनशील इंद्रिया उसे अद्भुत जागरूकता देती है, लेकिन ये निरंतर सतर्कता थका देने वाली है। चाहे वो कुछ भी न कर रहा हो, फिर भी उसका मन और शरीर आराम नहीं कर पा रहा। वो तय करता है कि उसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित और दबाना सीखना होगा। वो गहरी एकाग्रता करता है, जैसे किसी पानी की बूंद को रोक रहा हो। कुछ ही पलों बाद वो आंखें खोलता है और महसूस करता है कि इतना नियंत्रण अभी के लिए काफी है। अंसोल फिर मानचित्र निकालता है और गौर से देखता है। उसके मन में ये विचार आता है कि डेविल्स पैलेस उन्हें हेल आइलैंड पर सिर्फ यूं ही अनंत समय तक प्रशिक्षण के लिए नहीं रखेगा। वो निष्कर्ष निकालता है कि यहाँ उनका समय सीमित है और अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए वो फैसला करता है कि अब उसे सबसे शक्तिशाली दानवी संप्रदाय की ओर जाना होगा, फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट। ये वही संप्रदाय है जिसे 700 साल पहले फायर रेन स्वॉर्ड एम्परर जुक हुआवो ने स्थापित किया था, जो महानतम हेवनली डीमन एम्परर का प्रतिद्वंदी माना जाता था। जब अंसोल वहां पहुंचता है तो देखता है कि उनका मार्शल हॉल किसी भव्य महल जैसा दिखता है, वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन की जर्जर झोपड़ी से बिल्कुल विपरीत। जैसे ही वो द्वार पर पहुंचता है, एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है और आश्चर्य से पूछता है कि इस समय कौन आया है। अंसोल समझ जाता है कि ये वहां का मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक है। वो झुककर आदरपूर्वक कहता है कि वह उनकी तलवार कला सीखने आया है। प्रशिक्षक उसे अंदर ले जाता है और समझाता है कि उनकी तलवार कला सबसे विस्तृत है, लेकिन साथ ही सबसे समय लेने वाली भी। वो जोड़ता है कि जो लोग आधा महीना पहले यहाँ पहुंचे थे, वे अब तक प्रारंभिक परीक्षा पूरी कर चुके हैं और मध्य स्तरीय परीक्षा पर पहुंच चुके हैं। फिर वो अंसोल से पूछता है कि वो इतनी देर से क्यों आया। अंसोल सीधा उत्तर देता है कि वो अब तक वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन में मार्शल आर्ट्स सीख रहा था। प्रशिक्षक चौंक कर पूछता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुमने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखा है? अंसोल शांति से सिर हिलाकर इसकी पुष्टि करता है। प्रशिक्षक मन ही मन सोचता है कि ये लड़का निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है, लेकिन केवल आधे महीने में वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ पर अधिकार पाना असंभव है। उसे लगता है कि शायद सावु उससे परेशान होकर उसे जल्दी भगा दिया होगा और इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो अपना परिचय देता है, मेरा नाम जिन गक है, मैं शुरुआती परीक्षा का प्रभारी हूँ, तुम मुझे शिक्षक कह सकते हो। वो अंसोल से पूछता है कि क्या सचमुच वो फायर रेन स्वॉर्ड आर्ट्स सीखना चाहता है। वो सुझाव देता है कि शायद उसके लिए किसी अन्य परीक्षा में जाना बेहतर होगा। अंसोल विनम्रतापूर्वक उसका आभार व्यक्त करता है, लेकिन दृढ़ता से कहता है कि वह फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट की कला ही सीखना चाहता है। जिन गक उसकी जिद मान लेता है और फिर एक विशाल स्क्रॉल सामने खोलता है। वो बताता है कि इसमें फायर रेन की तरह बुनियादी शैलियों का परिचय और उनका अभ्यास विधि लिखी है। वो कहता है कि इसे पढ़कर खुद से अभ्यास करो। अंसोल उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि उसे इसके साथ करना क्या है। जिन गक नाराज होकर पलटता है और पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम तलवार की पुस्तक पढ़ना नहीं जानते? अंसोल स्वीकार करता है कि हाँ, उसने अब तक कभी तलवारबाजी सीखी ही नहीं। ये सुनकर जिन गक वही ठिठक जाता है और अविश्वास से देखता है। फिर दोबारा पूछता है, ये पक्का करने के लिए कि क्या सचमुच उसने पूरी जिंदगी में कभी तलवारबाजी नहीं सीखी। उसे याद आता है कि अंसोल के रिकॉर्ड में सचमुच यही लिखा है कि अब तक उसने सिर्फ फायर रेन का ही इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि दूसरे परीक्षण में भी उसने कोई खास तलवार कला का प्रयोग नहीं किया था। फिर भी उसे ये मानना मुश्किल लगता है कि ये लड़का तलवार की सबसे बुनियादी चालें भी नहीं जानता, लेकिन साथ ही उसे उसकी अद्भुत निरीक्षण शक्ति और तेज प्रतिक्रियाएं याद आती है जो उसने दूसरे परीक्षण में दिखाई थी, और वह जो अंसोल ने अपनी गुफा चुनते समय साबित किया था। जिन गक समझता है कि अगर अंसोल अभी तक बिल्कुल खाली स्लेट होते हुए भी इस लेवल तक पहुंच गया है, तो अगर उसे ठीक से सिखाया जाए तो उसका पोटेंशियल बेहद जबरदस्त होगा। इसलिए जिन गक अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है और कहता है कि भले ही वो तलवार के स्टेप्स देख नहीं सकता, लेकिन पढ़ तो सकता है। वो उसे स्क्रॉल पर लिखी बातें पढ़ने के लिए कहता है। अंसोल पढ़ता है, पूरे शरीर को रिलैक्स करो, एक स्मूथ फ्लो में चलो और फिर
पहली बात दोहराता है, यानी शरीर को रिलैक्स करना। जिंगक उसे समझाता है कि इसका मतलब है कि तलवारबाजी करते समय उसे बॉडी को रिलैक्स और फ्लेक्सिबल रखना होगा, खासकर टोर्सो और वेस्ट को। अंसोल ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अजीब सी ऑकवर्ड पोजीशन में झुक जाता है। जिंगक सोचता है कि ये कितना आयरॉनिक है कि उसे इतनी बेसिक चीजें सिखानी पड़ रही है, एक ऐसी जगह पर जहां से 10 डीमन लॉर्ड्स चुने जाते हैं। वो अंसोल को दोबारा ठीक से खड़े होने को कहता है और उसकी पोस्चर सही करता है। फिर समझाता है कि जब बॉडी टेंस होती है तो टोर्सो भी टेंस हो जाता है और माइंड को कंट्रोल करके रिलैक्स करना जरूरी है ताकि हर मूवमेंट एक फ्लो में हो। अंसोल तुरंत रिस्पॉन्स करता है और उसकी स्टांस स्टेबल हो जाती है। जिंगक उसकी तेज समझ और करेक्शन देखकर हैरान रह जाता है। फिर जिंगक मुस्कुराते हुए कहता है कि अब उसकी स्टांस सही है और वो उसे तुरंत 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन सिखाएगा। वो मूव्स समझाना शुरू करता है और अंसोल उन्हें गजब की स्पीड और एक्यूरेसी से फॉलो करता है। जिंगक का शक पक्का हो जाता है, ये लड़का वाकई टैलेंटेड है। ट्रेनिंग खत्म होने पर जिंगक कहता है कि अब उसे इमेजिन करना होगा कि सामने दुश्मन है और उस पर 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन का इस्तेमाल करना है। ये टेस्ट है जिससे वो इंटरमीडिएट हॉल में क्वालिफाई करेगा और इसका असली मकसद है उसके बेसिक मूवमेंट्स में छुपी हुई स्वॉर्ड इंटेंट को देखना। अंसोल समझ जाता है कि जो मौका वो कब से चाहता था वो उम्मीद से पहले आ गया है और अब उसे खुद को साबित करना होगा। वो आंखें बंद करता है, ध्यान लगाता है और दुश्मन की कल्पना करता है। फिर अचानक आंखें खोलता है और पहली टेक्निक अनपैरेलल्ड साइक्लोन निकालता है। जिंगक ध्यान से देखता है। अंसोल दूसरी और तीसरी टेक्निक पर बढ़ता है, फ्लोटिंग मिस्टी क्लाउड्स। जिंगक हैरानी से देखता है और सोचता है, क्या ये वाकई फायर रेन के फॉर्म्स हैं? उसे याद आता है कि फ्लोटिंग मिस्टी क्लाउड्स टेक्निक सॉफ्ट और ग्रेसफुल होनी चाहिए, जैसे बादलों की हरकत या धुंध का फैलना। लेकिन अंसोल जिस तरह से कर रहा है वो बेहद शार्प और डेडली लग रहा है। जिंगक दंग रह जाता है और सोचता है, क्या अंसोल जानबूझकर मूवमेंट्स बदल रहा है? क्योंकि किसी तलवार की टेक्निक की बेसिक मूवमेंट्स बदलना जो पीढ़ियों से चली आ रही हो, ये तो सिर्फ कोई महान मास्टर ही कर सकता है। उसे महसूस होता है कि अंसोल की बदली हुई स्वॉर्ड मूवमेंट्स में एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट है, जैसे वो अपने गुरु या माता पिता के दुश्मन का सामना कर रहा हो। जिंगक सोचता है कि फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट की स्टाइल, जिसे तलवारबाजी की ऑर्थोडॉक्स राह माना जाता है, अगर इतनी रैडिकल तरीके से बदल गई है तो आखिर अंसोल ने कैसी जिंदगी जी है? उधर अंसोल खुद भी अजीब महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी उंगलियों से निकलता फ्लो खुद ब खुद स्वॉर्ड पाथ बदल देता है। वो सोचता है कि क्या ये वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ की वजह से हो रहा है और समझता है कि जितना ज्यादा वो फायर रेन फॉर्म्स का इस्तेमाल करता है उतनी ही तेज उसकी सेंसेस वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ से शार्प होती जाती है। वो सोचता है कि दोनों स्टाइल्स को पूरी तरह इंटीग्रेट कर दे, लेकिन रुक जाता है। समझता है कि अगर ऐसा किया तो ये एक बिल्कुल अलग स्वॉर्ड्समैनशिप बन जाएगी और वो 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन टेस्ट के लिए मान्य नहीं होगी। आखिर में वो तय करता है कि जल्दी से बेसिक्स पर वापस लौटे और ओरिजिनल स्वॉर्ड की जड़ों में जाए। अचानक अंसोल के दिमाग में दुश्मन की तस्वीर साफ हो जाती है और वो जड़ हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये वही कमीना है जिसने उसके दादा को मारा था। अंसोल का गुस्सा भड़क उठता है और वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन की 7वीं टेक्निक हार्ट ऑफ दी फोर सीज निकालते हुए। उसका वार बेहद खतरनाक होता है, लेकिन सामने वाला उसे आसानी से डॉज कर लेता है। अंसोल समझ जाता है कि ये इमेजिनरी दुश्मन बेहद तेज है, अब तक उससे लड़े गए किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा तेज। वो सोचता है कि अगर उसने उसे हमला करने का मौका दिया तो वो हार जाएगा, इसलिए तय करता है कि उसे बाकी बची सारी टेक्निक्स एक साथ इस्तेमाल करनी होंगी। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और लगातार जबरदस्त वार करता है, लेकिन उसका इमेजिनरी अपोनेंट हर वार को ब्लॉक कर देता है और आखिर में उसके दोनों हाथ काट देता है। अंसोल पूरे विजुअलाइजेशन में ये महसूस करता है जैसे सचमुच उसके हाथ कट गए हों और वो उन्हें न बचा पाया न रोक पाया। हमला खत्म होते ही अंसोल हांफते हुए खड़ा रहता है, सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। जिंगक उसे देखता है और सोचता है कि आखिरकार वो अपने दुश्मन से हार गया, मगर फिर वो पास आता है और कहता है, तुमने टेस्ट पास कर लिया। अंसोल हैरानी से उसे देखता है। जिंगक समझाता है कि एलिमेंट्री हॉल में असली टेस्ट ये नहीं है कि जीत हो या हार, बल्कि ये कि ट्रेनी तलवार को कितना समझता है
और असली लड़ाई में 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन को कितना सही उतार सकता है। वो यकीन दिलाता है कि अंसोल ने ये साबित कर दिया है। फिर उसकी तलवार लौटाते हुए कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस गजब की थी और उसे इंटरमीडिएट हॉल जाने का न्योता देता है। अंसोल मन ही मन सोचता है कि शायद जिन गक के लिए ये सब झंझट भरा रहा होगा, एक ऐसे इंसान को सिखाना जो तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन फिर भी जिन गक ने उसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। अंसोल कृतज्ञता से उसे धन्यवाद कहता है। जिन गक मुस्कुराकर उसे प्रोत्साहित करता है कि आगे और भी मेहनत करे। फिर जिन गक एक चेतावनी भी देता है कि अंसोल की तलवार में बहुत तेज किलिंग इंटेंट है और उसे संभल कर रहना होगा, वरना वही इंटेंट उसे कंट्रोल कर लेगा। अंसोल सम्मान से झुककर प्रणाम करता है और वहां से निकल जाता है। उसी पल जिंगक को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अंसोल सच कह रहा था। उसने सचमुच वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सिर्फ 2 हफ्तों में सीख लिया है। जिंगक सोचता है कि शायद उसकी लर्निंग स्पीड इतनी तेज है कि इंटरमीडिएट हॉल तक पहुंचने का सफर भी उसने उम्मीद से बहुत जल्दी तय कर लिया। वो मानता है कि शुरू में उसे शक था कि अंसोल इंटरमीडिएट हॉल तक पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन अब उसे बिल्कुल यकीन है। जैसे ही अंसोल अगले हॉल के दरवाजे खोलता है, जिन गक इंटरमीडिएट हॉल के इंस्ट्रक्टर चुन वॉन्ग गैंग के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि शायद वन गैंग शुरुआत में अंसोल को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन धीरे धीरे उसी का दीवाना हो जाएगा। अंसोल इंटरमीडिएट हॉल में दाखिल होता है और इंस्ट्रक्टर वन गैंग उसे देखते ही कहता है, लगता है तुमने बिगिनर्स हॉल अभी अभी पास किया है। फिर हंसते हुए ताना मारता है, अगर तुम्हें 30 फॉर्म समझने में 20 दिन से ज्यादा लग गए तो यहाँ टाइम बर्बाद मत करो। अंसोल समझाता है कि वो देर से इसलिए आया क्योंकि उसने पहले 15 दिन नया पवेलियन में बिताए थे। वन गैंग उसकी बातों से ये अंदाजा लगाता है कि अंसोल ये दावा कर रहा है कि बिगिनर्स हॉल में उसका समय असल में स्लो नहीं था, मगर वो मन ही मन तिरस्कार से सोचता है कि ये वही लोग हैं जो मुश्किल बीस्ट पाथ सीखने की कोशिश में भाग खड़े होते हैं। इसलिए वन गैंग उसे बैठने का आदेश देता है, साफ जताते हुए कि उसे अंसोल की क्षमता पर शक है। फिर वन गैंग लेक्चर शुरू करता है। वो समझाता है कि थंडरस फायर रेन स्वॉर्ड तेज मूवमेंट्स पर आधारित है और जो तलवार में माहिर नहीं होते वो इसे सीखते सीखते खुद को ही चोट पहुंचा बैठते हैं। वो जोड़ता है कि ये मार्शल आर्ट असली लड़ाई में इस्तेमाल करना मुश्किल है, बिल्कुल 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन की तरह। फिर भी ये इस स्टेज पर सीखने लायक बेसिक मार्शल आर्ट है। वन गैंग जोर देता है कि उनका असली मकसद अभी जीतना नहीं बल्कि तलवारबाजी को निखारना है। इसके बाद वो ट्रेनीज में से एक को बुलाता है, बायो हसंग। हसंग आगे आता है और पूछता है कि क्या उसे अपोनेंट चुनने की आजादी है। वन गैंग इसकी पुष्टि करता है। हसंग तुरंत अंसोल की तरफ इशारा कर देता है। अध्यापक वॉन्ग गैंग नोटिस करता है कि ये असुर स्वॉर्ड सेक्ट की बहुत घातक चाल है, लेकिन वो अंसोल की शांति से प्रभावित भी होता है। ऐसी स्थिति में भी उसने अपना बैलेंस नहीं खोया। इससे उसकी उस शक पर विचार लौटता है कि शायद अंसोल ने सचमुच वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखा है। हसंग अपना जोरदार हमला जारी रखता है और चिल्लाते हुए कहता कि ये अंसोल की जिंदगी का अंत है। उसने अपनी खास टेक्निक प्रोटेक्टिव ब्लडी वाइंड मून निकाल दी और दोनों तलवारें टकराते ही ऊर्जा का बड़ा विस्फोट होता है। बाकी छात्र और इंस्ट्रक्टर हैरान रह जाते हैं। वही अंसोल को याद आता है कि उसने 13 एथ और अंतिम फॉर्म इन्फिनिट एंड बाउंडलेस इस्तेमाल किया था। द्वंद्व इसी के साथ खत्म होता है। हसंग जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून बह रहा होता है। छात्र डर के मारे सोचते हैं कि क्या वो मर गया है। अंसोल शांत तरीके से अपनी तलवार मैदान में शीत कर देता है। इंस्ट्रक्टर वॉन्ग गैंग खुद से कंफर्म कर लेता है कि हसंग सचमुच मर गया है। उसे एक नुकीले वाइटल पॉइंट पर सटीक प्रहार लगा था। वॉन्ग गैंग अंसोल से पूछता है कि क्या वो हमेशा से वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन का शिष्य रहा है, और अंसोल इसका खंडन करता है। इंस्ट्रक्टर फिर सवाल बढ़ाता है, क्या वो ये दावा कर रहा है कि सिर्फ 2 हफ्तों में उसने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ पूरी तरह सीख ली? अंसोल कहता है कि उसने बस बेसिक्स ही सीखे हैं। वन गैंग उसकी बात पर तंज कसता है और कटाक्ष भरे लहजे में पूछता है कि क्या वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन अब अपने शिष्यों को भी ऐसे झूठ सिखा रहा है? अंसोल कुछ बोलना शुरू करता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे रोक देता है। बयानों की जरूरत नहीं है और आदेश देता है कि तुरंत शव हटाओ। छात्र एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, हैरान कि ट्रेनिंग ड्यूअल में किसी की हत्या हुई और अपराधी को सजा क्यों नहीं दी जा रही। वन गैंग चिल्लाकर कहता है कि चुप रहो और याद दिलाता है कि ये हेल आइलैंड है, कोई साधारण ट्रेनिंग हॉल नहीं। जो भी घातक टेक्निक इस्तेमाल करता है
उसे खुद भी मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वो टेस्ट को फिर से जारी करने की घोषणा करता है। कुछ और द्वंद्व होते हैं और जब सब खत्म होते हैं, वन गैंग उन छात्रों को इकट्ठा करता है जो हारे और कहता है कि वे टेस्ट फेल हो चुके हैं और तुरंत चले जाएं, किसी और मार्शल आर्ट्स हॉल की तलाश करें। उनमें से एक विरोध करता है कि ये तो बस एक मैच था, एक और मौका चाहिए, पर वन गैंग सख्ती से मना कर देता है। वो समझाता है कि हो सकता है उन्होंने शुरुआती टेस्ट पास किए हों उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से, लेकिन फायर रेन स्वॉर्ड सीखने के लिए टैलेंट, पोटेंशियल और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए कड़ी मेहनत, पसीना और खून दोनों चाहिए। वो कहता है कि वे इन चीजों से वंचित हैं, इसीलिए फेल हुए, और फिर उन्हें निकाल देता है। फेल हुए छात्र जा चुके होते हैं और केवल अंसोल ही हॉल में रहता है। वन गैंग उससे पूछता है कि उसने क्यों नहीं गया। अंसोल पूछता है क्या उसे भी जाना चाहिए। इंस्ट्रक्टर समझाता है कि उसने ड्यूअल जीत लिया और टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए उसे एडवांस्ड टेस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अंसोल जवाब देता है कि अगर उसे ऊपर बढ़ना है तो वो यहाँ ही रहना पसंद करेगा। वन गैंग कारण पूछता है। अंसोल बताता है कि उसने जो एकमात्र तलवार तकनीक सीखी है वो 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन ही है और उसने इंटरमीडिएट हॉल में अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। वन गैंग सोचता है कि अंसोल ने वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ सीखा और असुर स्वॉर्ड सेक्ट की टेक्निक उजागर कर दी, और फिर भी खुद कहता है कि उसने कुछ नहीं सीखा। वन गैंग सहमत होता है कि वो अंसोल को थंडरस फायर रेन स्वॉर्ड सिखाएगा, जिसे 13 फॉर्म्स ऑफ फायर रेन की कॉन्टिन्यूएशन माना जाता है। लेकिन वो कड़ा आगाज करता है। वो छोटे मोटे आरामदेह हेरफेर और दिखावे वाले ट्रिक्स बिल्कुल न चाहता, और चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर उसने देखा कि अंसोल कोई भी ऐसी तलवार टेक्निक इस्तेमाल करता है जो फॉर्म्स ऑफ फायर रेन से अलग है तो वो फौरन उसका सिर काट देगा। हे गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। लाइक और कमेंट जरूर करो, आपका फीडबैक मुझे और मोटिवेट करता है। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।